नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्टडी फॉर यूपीएससी पीसीएस चैनल में स्वागत है। ये 71 बीपीएससी या कोई भी पीसीएस या यूपीएससी एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे होंगे, उसके लिए मॉडर्न हिस्ट्री का सेकंड वीडियो होगा ही। आज हम लोग क्या क्या पढ़ेंगे, तो वीडियो शुरू करने से पहले एक छोटी सी सुझाव दे देता हूँ। वीडियो लंबा होगा और मेहनत करना पड़ता है पढ़ने के लिए, देखने के लिए, क्योंकि हम लोग जो मॉडर्न हिस्ट्री के 4 बड़े वॉर हैं, आंग्ल कार्नेटिक वॉर, एंग्लो मराठा वॉर और एंग्लो सिख वॉर और आंग्ल मैसूर वॉर, उन चारों को कवर करने वाले हैं। क्यों हुए थे, कितने वॉर हुए थे, कहाँ कहाँ पर हुए थे और क्या उसके परिणाम रहे, कौन सी संधियाँ हुई, उन सभी को कवर करने वाले हैं। काफ़ी डिटेल वीडियो होगा, डिटेल पॉइंट्स होंगे, इसलिए आपको देखने के लिए इसको मेहनत करना पड़ेगा। आपने भी गौर किया होगा कि जब गाइडेंस संबंधी वीडियोज आते हैं तो अधिक लोग देखते हैं और जब लेक्चर आते हैं डिटेल तो कम लोग देखते हैं। सभी आप किसी भी एग्जामिनेशन के लिए वीडियोज़ को देखेंगे तो यही रहता है। भीड़ ज़्यादा है सिविल सर्विसेज में, वाकई मेहनत करने वाले लोगों की संख्या कम है। वीडियो को अंत तक देखिएगा ताकि जब वीडियो एंड हो तो आप कुछ सीख करके जाएं और आने वाले वीडियोज़ में हम लोग नेक्स्ट वीडियो में इसके MCQ भी कर लेंगे। जिस प्रकार का मैं आपको कंटेंट दे रहा हूँ बीपीएससी के पॉइंट ऑफ व्यू से, अगर आप उसको सीरियसली फॉलो करते हैं तो प्रीलिम एग्ज़ाम में आपका बहुत ज़्यादा चांस है कि सिलेक्शन नहीं रुक पाएगा, है ना। आसानी से क्लियर कर ले जाएंगे, लेकिन अगर सीरियसली उसको फॉलो करेंगे तभी ये चीज़ संभव हो पाएगा। 15 जून कल है, कल से अपना टेस्ट सीरीज शुरू है। आप जुड़ना चाहें तो ज़रूर जुड़िएगा, टेलीग्राम पर ही होता है। 12 बजे में आपको टेस्ट मिलेगा। अगर आप टेस्ट 12 बजे में नहीं लगा पाते तो कोई बात नहीं, PDF रहेगा ही ग्रुप में, आप उसको शाम को लगाइए, रात को लगाइए, अपना फ्लेक्सिबल होता है हर प्रोग्राम। आप आंसर राइटिंग में भी जुड़ते हैं तो उसमें भी कोई निश्चित समय नहीं होता है, क्योंकि हर बच्चे का अपना रूटीन होता है जिस हिसाब से जब वो लगाना चाहे। और 2 बजे में आपको एक्सप्लेनेशन का PDF मिलेगा, एक्सप्लेनेशन का वीडियो मिल जाएगा। जुड़ते हैं तो बेहतर रहेगा। 25 टेस्ट हैं जिसमें फुल लेंथ भी है, करंट अफेयर के भी सेपरेट टेस्ट होंगे और सब्जेक्ट के भी टेस्ट रखे गए हैं। फुल लेंथ टेस्ट पर अधिक जोर दिया गया है और करंट अफेयर पर भी अधिक जोर दिया गया है। बहुत ही मामूली सा प्राइस है, जुड़िएगा, बहुत ही बेहतर रहेगा आपके लिए। कमेंट सेक्शन और डिस्क्रिप्शन दोनों जगहों पर लिंक रहता है, आप उस पर क्लिक करेंगे, सारा डिटेल मिल जाएगा। आप पे करके मुझे भेजेंगे, आपको ऐड कर दूंगा। कर्नाटक युद्ध से शुरुआत करेंगे हम लोग। दरअसल में ईस्ट इंडिया कंपनी जब भारत आई तो भारत में अलग अलग रियासत, अलग अलग साम्राज्य शासन कर रहे थे। उसको अगर भारत में शासन सत्ता स्थापित करना था तो सभी रियासतों को या तो खुद में मिलाना था, या तो उनको पराजित करके उनको अपने अंतर्गत कर लेना था, या तो उनको इस प्रकार की संधि के लिए विवश करना था जिससे वो कभी भी ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए खतरा ना बन पाए। इसी युद्ध की शुरुआत मानी जाती है कर्नाटक युद्ध से। कर्नाटक युद्ध आंग्ल फ्रेंच जो युद्ध था, फ्रांसीसी युद्ध जो था, उसका भी विस्तार माना जाता है, क्योंकि फ्रांस और जो ब्रिटेन के बीच में युद्ध चल रहा था, उसी के परिणाम स्वरूप भारत में भी 2 शक्तियाँ टकरा रही थी, फ्रांस और ब्रिटेन, जिसके पक्ष से कुछ भारतीय राजा भी लड़ रहे थे। आंग्ल कार्नेटिक युद्ध को आप मान सकते हैं कि फ्रांसीसी युद्ध का ही विस्तार है। हालांकि आंग्ल मराठा और आंग्ल सिख जो है वो विशुद्ध रूप से भारतीय कॉज के कारण से लड़े गए थे। कब से कब तक लड़े गए हैं, क्या यहाँ से सवाल पूछे जाते हैं? हर दूसरे तीसरे वर्ष आपको यहाँ से सवाल दिखेंगे, प्रीलिम एग्जाम में गारंटेड दिखते हैं। और क्या हर वर्ष पूछे जाते हैं? नहीं। क्या बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है? इम्पॉर्टेंट अवश्य ही है, क्योंकि अगर आप इसको नहीं समझेंगे तो मॉडर्न हिस्ट्री को आप समझ ही नहीं पाएंगे। क्या क्या याद रखना है? कब कौन सा युद्ध हुआ है, किसके किसके बीच में हुआ है, क्या उसका परिणाम रहा, कौन से संधियां की गई उसके बाद से, संधि में क्या क्या चीज़ें बातचीत की गई थी, यही आपसे पूछा जाता है। यूपीपीएससी में लगभग हर वर्ष पूछा जाता है, बीपीएससी में 1 साल करके पूछा जाता है, 1 साल अल्टरनेट ईयर में पूछा जाता है कोई न कोई युद्ध के बारे में, और यूपीएससी में भी इससे संबंधित सवाल पूछे जाते हैं। कर्नाटक युद्ध जो है कार्नेटिक वॉर इसको कहा जाता है, इंग्लिश में कार्नेटिक बोला जाता है, CARNATIC का लिखा जाता है, के से नहीं लिखा जाता है, इसको भी ध्यान रखिएगा। 1746 से 1763 के बीच ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी और फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच दक्षिण भारत के कर्नाटक क्षेत्र में ये लड़ा गया था। दक्षिण भारत के कर्नाटक का जो क्षेत्र है उसी एरिया में लड़ा गया था। आज के कर्नाटक से उसको मत जोड़िएगा, उस समय का कर्नाटक का विस्तार अधिक था आज की तुलना में। 3 सैन्य संघर्ष थे। ये यूरोप में ब्रिटेन और फ्रांस के बीच जो वैश्विक संघर्ष चल रहा था, जैसे ऑस्ट्रियन वॉर ऑफ सक्सेशन, 7 साल का युद्ध,
इन्हीं सब युद्धों का ये हिस्सा था, जिसके कारण से यहाँ पर भी ये दोनों शक्तियाँ टकरा रही थी। इसको ज़रूर ध्यान रखिएगा। आपसे ये पूछा जाएगा कि निम्न में से कौन सा ऐसा वॉर था जो फ्रांसीसी और ब्रिटिश संघर्ष के फलस्वरूप उत्पन्न हुआ था। ऑप्शन दिया जाएगा आंग्ल मराठा युद्ध, आंग्ल कार्नेटिक युद्ध, आंग्ल मैसूर युद्ध, या इनमें से एक से ज़्यादा, या एक कोई सा भी नहीं। तो आप बता सकते हैं कि डायरेक्टली अगर हम लोग देखेंगे तो आंग्ल कार्नेटिक युद्ध जो है ये आंग्ल और फ्रेंच युद्ध के परिणाम स्वरूप उत्पन्न हुआ था। आंग्ल मैसूर में भी आप मान सकते हैं फ्रांसीसी हस्तक्षेप था, लेकिन डायरेक्टली अगर हम देखेंगे तो आंग्ल कार्नेटिक वॉर ही उसका आंसर हो पाएगा। कारण क्या क्या थे? ब्रिटेन और फ्रांस के बीच वैश्विक प्रतिद्वंद्विता चल रही थी। पूरे दुनिया में ये दोनों शक्तियां थी जो उपनिवेशों का विस्तार कर रही थी। तो भारत जो था इन दोनों के लिए उपनिवेश का एक बहुत ही महत्वपूर्ण हीरा था, जिस पर ये दोनों कब्जा करना चाहते थे। उसी के बीच में ये संघर्ष उत्पन्न हुआ और यहाँ पर युद्ध हुए थे। व्यापारिक हित थे, मोनोपोली और रिसोर्स पर कब्जा करना, ये इनका मुख्य रूप से हित था। दूसरा, स्थानीय राजनीतिक अस्थिरता। दक्षिण भारत में स्थानीय शासक जैसे कर्नाटक के नवाब और हैदराबाद के निजाम के बीच उत्तराधिकार का विवाद था। ब्रिटिश और फ्रांसीसी कंपनियों ने इस विवाद का फायदा उठाकर अपने समर्थित उम्मीदवार को सत्ता के पद पर बिठाना चाहते थे। ये भी एक कारण माना जाता है। सैन्य और नौसैनिक संघर्ष भी एक कारण माना जाता है, जिसके कारण से आंग्ल कार्नेटिक वॉर हुआ था। आपसे सवाल पूछा जा सकता है कि इनमें से कौन कौन से कारण थे जो आंग्ल कार्नेटिक वॉर के उत्पन्न के लिए कारण बने बाद में। तो आप इन 4 कारणों में से बता सकते हैं कि कौन कौन से मुख्य कारण रहे हैं। प्रथम कर्नाटक युद्ध है। पृष्ठभूमि क्या है? यह युद्ध यूरोप में ऑस्ट्रिया वॉर ऑफ सक्सेशन का विस्तार था। आपसे पूछा जा सकता है कि ऑस्ट्रियन वॉर ऑफ सक्सेशन का विस्तार भारत में कौन सा युद्ध था? तो आप बता सकते हैं कि प्रथम आंग्ल कर्नाटक वॉर जो है ये इसी का विस्तार था। भारत में यह ब्रिटिश और फ्रांसीसी कंपनियों के बीच पहला बड़ा संघर्ष था। फ्रांसीसी गवर्नर जोसेफ फ्रांसुआ डुप्ले और पंडिचेरी से फ्रांसीसी हितों को बढ़ाने की कोशिश की। डुप्ले जो था ये माना जाता है फ्रांसीसी सबसे बढ़िया गवर्नर था। डुप्ले अगर भारत में रहता तो अंग्रेजी कंपनी सत्ता का विस्तार नहीं हो पाता उतनी आसानी से, लेकिन डुप्ले को फ्रेंच वॉर के बाद बुला लिया जाता है वापस, उसको भी हम लोग देखेंगे। मुख्य घटनाएं क्या क्या हुई? मद्रास पर फ्रांसीसी कब्जा हो गया। 1746 में डुप्ले ने मॉरिशस से फ्रांसीसी नौसेना की मदद ली और फ्रांसीसी गवर्नर ला बोर्दोने ने अपनी 8 युद्धपोतों के साथ ब्रिटिश बस्ती मद्रास पर हमला किया और 15 सितंबर 1746 को कब्जा कर लिया गया। यूपीपीएससी प्रीलिम एग्जाम 2020 में यही सवाल पूछा गया था कि किस युद्ध के दौरान मद्रास पर कब्जा किया गया था फ्रांसीसियों के दौरान। तो यहाँ पर बता सकते हैं कि प्रथम आंग्ल कार्नेटिक वॉर के बाद कब्जा किया गया था। ब्रिटिश कमांडर पैटन अपनी 4 युद्धपोतों के साथ हार गया और हुगली कलकत्ता की ओर पीछे हट गया। यानी कि मद्रास को अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर है, वो यहाँ पर हार करके कहाँ पर चला गया? बंगाल की ओर चला गया। बंगाल की ओर चला गया कौन? तो ब्रिटिश जो कप्तान था वो वापस चला गया है। कर्नाटक के नवाब की भूमिका। डुप्ले ने कर्नाटक के नवाब अनवरुद्दीन से मदद मांगी ताकि ब्रिटिश के साथ युद्ध में बचा जा सके, लेकिन ब्रिटेन ने फ्रांसीसी जहाज पर हमला करके तनाव बढ़ा दिया था। अनवरुद्दीन ने तटस्थता की घोषणा की, लेकिन उसकी सेना फ्रांसीसियों से हार गई। सेंट थोमे की लड़ाई आपने पढ़ा होगा, बार बार पढ़ा होगा। यह मद्रास में फ्रांसीसी सेना और अनवरुद्दीन की सेना के बीच में लड़ा गया है। यह भी प्रीलिम एग्जाम का सवाल है कि सेंट थोमे का युद्ध जो है ये किसके किसके बीच में लड़ा गया है? तो फ्रांसीसी सेना और अनवरुद्दीन जो नवाब था उसके बीच लड़ा गया। अनवरुद्दीन को दरअसल ब्रिटिश समर्थन प्राप्त था। इन दोनों के बीच में लड़ा गया है ये। फ्रांसीसियों ने छोटी सेना के साथ नवाब की बड़ी सेना को हरा दिया, जिससे यूरोपीय सैन्य श्रेष्ठता की फिर से यहाँ पर स्थापना हुई है। परिणाम क्या होता है? परिणाम होता है एक्स-ला-सापेल की संधि के द्वारा फर्स्ट एंग्लो कार्नेटिक वॉर का एंड होता है। इस संधि के साथ युद्ध समाप्त हुआ। मद्रास को ब्रिटिश को वापस कर दिया गया। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, डुप्ले और फ्रांसीसी सैनिकों ने बड़ी ही मेहनत करके मद्रास पर कब्जा किया, लेकिन मद्रास को एक्स-ला-सापेल की संधि के द्वारा वापस कर दिया जाता है ब्रिटेन को। बदले में फ्रांस को उत्तरी अमेरिका में लुइसबर्ग मिल गया। उत्तरी अमेरिका में लुइसबर्ग नामक स्थान है जो फ्रांसीसियों को बदले मिल गया। इन्होंने भारत की जगह पर उत्तरी अमेरिका को वरीयता दी और यहाँ पर इन्होंने मद्रास वापस करके क्या हासिल कर लिया? तो लुइसबर्ग को हासिल कर लिया। इस युद्ध का कोई निर्णायक परिणाम नहीं निकला, लेकिन इसने भारतीय सेनाओं की कमजोरी को उजागर किया और नौसैनिक सेना के महत्व को दिखाया कि नौसेना जिसकी महत्व थी औपनिवेशिक दौर में, वही दरअसल में स्थापना कर सकता था साम्राज्यों की।
सेकेंड एंग्लो कार्नेटिक वॉर, यानी कि अगर गौर करेंगे तो फर्स्ट एंग्लो कार्नेटिक वॉर जो है वो फ्रेंच लोग जो हैं वो जीत के भी हार जाते हैं, कुछ भी उनको नहीं मिलता है, बस उत्तरी अमेरिका में एक छोटा सा जगह मिल जाता है और भारत में जहाँ पर अधिक संसाधन उपलब्ध थे उसको वो लोग इग्नोर कर देते हैं। द्वितीय एंग्लो कार्नेटिक वॉर, पहला सवाल कब से कब के बीच में हुआ है? 1749 से 1754 के बीच में हुआ है। पलासी का युद्ध कब हुआ है? क्या द्वितीय एंग्लो कार्नेटिक वॉर से पहले हुआ है, बाद में हुआ है? क्यों पूछ रहा हूँ मैं? क्योंकि आपसे सीक्वेंस में बोलेगा और सीक्वेंस से बोलेगा तो एक किसी युद्ध के लिए नहीं, अलग अलग युद्धों को जोड़ करके बोल सकता है लगाने के लिए। यह युद्ध स्थानीय उत्तराधिकार विवादों के कारण से शुरू हुआ था। पृष्ठभूमि क्या है? 1748 में हैदराबाद के निजामुल मुल्क की मृत्यु के बाद उसके बेटे नासिर जंग और पोते मुजफ्फर जंग के बीच सत्ता का विवाद शुरू हुआ। कर्नाटक नवाब अनवरुद्दीन की मृत्यु के बाद चंदा साहिब और मोहम्मद अली के बीच में नवाब पद के लिए संघर्ष शुरू हो गया था। यानी कि हैदराबाद का जो उत्तराधिकार का युद्ध था वो इसका मुख्य कारण माना जा सकता है। फ्रांसीसी और ब्रिटिश समर्थन, डुप्ले ने मुजफ्फर जंग हैदराबाद और चंदा साहिब का समर्थन किया, ब्रिटिशों ने नासिर जंग और मोहम्मद अली का समर्थन कर दिया। देखिए यहाँ पर एक भारतीय राज्य है जिसमें दो गुट बन रहे हैं सत्ता के लिए, दोनों गुटों को एक एक पार्टी ने समर्थन दे दिया है। जैसे मान लीजिए बिहार की राजनीति है, वहाँ पर दो मुख्य दल हैं, एक कौन सा है? एक है आरजेडी और एक है जेडीयू। दोनों को दो अलग अलग दल समर्थन देते, एक को कांग्रेस और एक को बीजेपी। सेम चीज़ समझने के लिए मैंने समझाया है। आज तो बिल्कुल परिदृश्य अलग है, आज अपना देश अपनी पार्टियां हैं। मैंने आपको समझाने के लिए समझाया है कि समझिए कि क्या हो रहा था हैदराबाद में। आम्बूर की लड़ाई बहुत बार पूछा गया प्रीलिम एग्जाम में कि किस युद्ध के दौरान लड़े गए थे, तो ये सेकेंड एंग्लो कार्नेटिक वॉर के दौरान लड़े गए थे। फ्रांसीसी मुजफ्फर जंग, चंदा साहिब के सैनिक सेना ने अनवरुद्दीन को हराया और मार दिया। मुजफ्फर जंग को हैदराबाद का निजाम और चंदा साहिब को कर्नाटक का नवाब बनाया गया। इसके पश्चात से आरकोट की घेराबंदी की गई थी। ब्रिटिश कमांडर रॉबर्ट क्लाइव ने, यही वो क्लाइव है जो बाद बंगाल का गवर्नर बनेगा, ये इस समय सेना में छोटा सा कमांडर था, इसने पूरे युद्ध को ही बदल दिया। आरकोट पर कब्जा कर लिया और 53 दिनों तक फ्रांसीसी और चंदा साहिब की सेना की घेराबंदी का सामना किया था। यह ब्रिटेन के लिए महत्वपूर्ण जीत थी क्योंकि इस युद्ध के पश्चात से ब्रिटेन ने अपने सैन्य जो उसकी बढ़त थी उसको स्थापित कर दिया है। अन्य लड़ाइयाँ जैसे छोटी छोटी और भी अन्य लड़ाइयाँ हुई थी। कावेरी पक्कम और आर्नी की लड़ाई में चंदा साहिब को पकड़ लिया गया और उनको भी चंदा के पास में भेज दिया गया, निपटा दिया गया। मोहम्मद अली कर्नाटक के निर्विवादित नवाब बन गए और इसके साथ सेकेंड एंग्लो कार्नेटिक वॉर का एंड हो जाता है। संधियाँ कौन कौन सी होती हैं? पंडिचेरी की संधि सेकेंड एंग्लो कार्नेटिक वॉर में होती है। इस संधि के तहत दोनों पक्षों ने भारतीय राजकुमार के विवाद में हस्तक्षेप न करने का वादा किया है, यानी कि फ्रांसीसी और जो ब्रिटिश हैं वो दोनों ये वादा करते हैं कि हम अब से हस्तक्षेप नहीं करेंगे। फ्रांसीसी सरकार ने डुप्ले को वापस बुला लिया क्योंकि वह स्थानीय युद्धों में बहुत अधिक शामिल हो गया था। उसके पश्चात से डुप्ले यहाँ से वापस चला जाता है। माना जाता है कि अगर डुप्ले भारत में रहता अंग्रेजी सत्ता कभी भी स्थापित नहीं हो पाती, फ्रांसीसी सत्ता स्थापित होती, लेकिन डुप्ले यहाँ से वापस चला जाता है। क्या इसका क्रक्स रहा कि ब्रिटिशर्स ने सेकेंड एंग्लो कार्नेटिक वॉर को निर्णायक तौर पर जीता। उसमें सबसे महत्वपूर्ण योगदान किसका? तो रॉबर्ट क्लाइव का माना जाता है, जो एक सैन्य कमांडर था, युवा सैन्य कमांडर था, जिसने अपने युद्ध कौशल के बदौलत पूरी की पूरी युद्ध को बदल कर रख दिया। तीसरा एंग्लो कार्नेटिक वॉर आता है। यह युद्ध यूरोप में 7 साल के युद्ध का विस्तार था, यानी कि पहला एंग्लो फ्रांसीसी के बीच में जो युद्ध चल रहा था यूरोप में, उसी से भारत में ही फैल गया था। दूसरा जो है हैदराबाद के राजशाही को लेकर के था। तीसरा जो है फिर से आंग्ल फ्रांस का जो युद्ध चल रहा था, कहाँ पर? तो यूरोप में, उसी का विस्तार फिर से भारत में हो जाता है। यह ब्रिटिश और फ्रांसीसी कंपनियों के बीच अंतिम बड़ा संघर्ष था। क्लाइव की कार्रवाई, रॉबर्ट क्लाइव ने बंगाल में फ्रांसीसी बस्ती चंद्रनगर, कई सारे लोग कन्फ्यूज हो जाते हैं कि चंद्रनगर कहाँ पर था। ये पश्चिम बंगाल में था, कोलकाता के समीप में ही ये बस्ती था। चंद्रनगर कहाँ पर था? तो बंगाल में था। एक बार सवाल यही पूछा गया था एग्जामिनेशन में कि चंद्रनगर देश के उस समय किस भाग में था। कई सारे लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, कार्नेटिक वॉर है तो कर्नाटक के रीजन में होगा, बिल्कुल भी नहीं, ये बंगाल के रीजन में था। बंगाल में फ्रांसीसी बस्ती चंद्रनगर पर कब्जा कर लिया, जिससे फ्रांसीसी प्रभाव कमज़ोर हो गया था। काउंट डे लाली, इसको काउंट डी लाली भी कहा जाता है, ये फ्रांसीसी कमांडर था।
को भारतीय फ्रांसीसी सेना का सर्वोच्च कमांडर नियुक्त करके भेजा गया। जिससे पहले कौन था? तो रॉबर्ट, इससे पहले डुप्ले था। डुप्ले को हटा करके काउंट डी लाली को भेजा गया। मैं जो इतना बोल रहा हूँ नाम को बार बार, ये सारे नाम इंपॉर्टेंट होते हैं गुरु। मॉडर्न हिस्ट्री के ये सारे नाम इंपॉर्टेंट हैं, आपसे कभी भी एग्जामिनेशन में पूछा जा सकता है। लाली ने फोर्ट सेंट डेविड पर कब्जा किया, लेकिन दक्कन में हार का सामना करना पड़ा उसको। वांडीवॉस की लड़ाई इसी में होती है। तृतीय कर्नाटक युद्ध की सबसे महत्वपूर्ण लड़ाई थी। ब्रिटिश कमांडर सर आयरकूट ने लाली की फ्रांसीसी सेना को हराया। इस हार ने भारतीय फ्रांसीसी प्रभाव को लगभग में समाप्त कर दिया है। हैदराबाद के निजाम से समझौता हो जाता है। हैदराबाद के निजाम सलाबत जंग, जिसका नाम था, क्या नाम था? सलाबत जंग, बिना युद्ध के ब्रिटिश के साथ समझौता कर लेता है, क्योंकि वो देखता है कि ब्रिटिश सेना ने फ्रांस की इतनी मजबूत सेना को भी हरा दिया है। आयरकूट को बड़ा महत्वपूर्ण माना जाता है इस युद्ध में। बिना युद्ध के ब्रिटिश के साथ समझौता कर लिया। मसूलीपट्टनम और उत्तरी सरकार फ्रांसीसियों से ब्रिटिश को सौंप दिया गया इस युद्ध के पश्चात से, यानी कि इसमें भी निर्णायक तौर पर ब्रिटिशर्स की जीत हो जाती है। पेरिस की संधि होती इसके पश्चात से। पहला कौन सा संधि हुआ था? पहला संधि कौन सा हुआ था? भूल गए होंगे आप लोग। चलिए देख लेते, एक बार रिवाइज भी कर लेते हैं आगे आगे पढ़ने का। पहला क्या है? पहला है आपका, दूसरा पंडिचेरी है। पहला कौन सा है? एक्सला सापेल की संधि। दूसरा कौन सा संधि है? दूसरा है पंडिचेरी की संधि। तीसरा कौन सा संधि है? पेरिस की संधि। पेरिस की संधि के साथ में यहाँ पर इस संधि ने तृतीय कर्नाटक युद्ध को समाप्त किया और भारत में अपने प्रभाव को सीमित करना पड़ा फ्रांसीसियों को। फ्रांसीसी अब गौन हो जाएंगे, धीरे धीरे करके भारत से ख़त्म हो जाएंगे वो। इसका परिणाम क्या रहा? परिणाम यही रहा कि भारत में ब्रिटिश प्रभुत्व स्थापित हो गया। बहुत सारी मछलियाँ आई भारत में, डच आए, फ्रांसीसी आए, बहुत सारे आए, लेकिन एक मगरमच्छ आया जिसने सबको निगल लिया। वो कौन था? ब्रिटिशर्स थे। वो धीरे धीरे करके सबको निपटा देंगे ये। नेक्स्ट कौन सा शुरू हो जाता है? एंग्लो मराठा वॉर शुरू हो जाता है। अगर टाइम पीरियड देखेंगे तो तीसरे का क्या था? टाइम पीरियड को भी देखिए ध्यान से, क्योंकि आपको सीक्वेंस लगाना है। 1756 से 1763, यानी कि तृतीय एंग्लो कार्नेटिक वॉर के दौरान ही 1757 में पलासी का युद्ध हुआ है। और 1761 में कौन सा युद्ध हुआ है? तो आपका पानीपत की तृतीय युद्ध जो है वो 1761 ईस्वी में ही मराठा और अफगानों के बीच में लड़ा गया है। ये भी ध्यान रखिएगा। एंग्लो मराठा वॉर बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट। मराठा बहुत बड़ी शक्ति थे। 1761 में जब तक पानीपत का तृतीय युद्ध नहीं हुआ था, माना जा रहा था कि मुगलों के एंड के पश्चात से मराठा वो शक्ति है जो पूरे भारत पर राज कर सकते हैं। बहुत वीर मार्शल कम्युनिटी एक प्रकार से, मतलब युद्ध लड़ने वाली कम्युनिटी एक प्रकार से, लेकिन अपने ही आंतरिक कलह में उलझ करके ये समाप्त हो जाते हैं। 1761 ईस्वी पलासी के तृतीय युद्ध में 60,000 वीर मराठा सैनिक और बड़े बड़े कमांडर, बड़े बड़े उनके जो नेतृत्वकर्ता थे, वो सब मारे जाते हैं। लेकिन फिर भी ये हार नहीं मानते हैं। इतनी मजबूत शक्ति कि 4 फिर भी अंग्रेज़ों से युद्ध लड़ते हैं ये। पहला युद्ध देखेंगे कौन सा लड़ा गया। अलग अलग युद्ध लड़े गए। 1761 में पानीपत के तृतीय युद्ध के बाद माना जा रहा था कि ये बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो गए, लेकिन ये हारने वाले लोग नहीं थे। मराठा साम्राज्य की आंतरिक कमजोरी। 1761 में तीसरे पानीपत युद्ध के हार के बाद मराठा साम्राज्य में आंतरिक शक्ति संघर्ष हुआ। उत्तराधिकार विवाद शुरू हो गया। मराठा सरदारों के बीच में एकता की कमी थी। बोला जाता है कि अगर मराठों के बीच में एकता रहती तो मराठा पूरे देश पर में राज कर सकते थे, लेकिन आंतरिक कलह ने ही इनको समाप्त कर दिया। मराठा पेशवा अन्य सरदार जैसे सिंधिया, होलकर, भोसले और गायकवाड़ के बीच में आपसी मतभेद हो गए और ये चारों, होलकर, भोसले, गायकवाड़, सिंधिया, ये जो हैं सभी के सभी ये अलग अलग युद्ध लड़ेंगे। किससे? मराठों से अलग अलग युद्ध लड़ेंगे। ये एक होकर ये युद्ध नहीं लड़ते हैं। सबसे जो ये मराठे हैं ये सब के सब अंग्रेज़ों से अलग अलग होकर के लड़ते हैं। अंग्रेज़ सबको एक एक करके निपटा देते हैं, एक होकर के नहीं लड़ते हैं ये। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी में भारत अपनी सत्ता बनाना चाहता था। मराठा साम्राज्य ब्रिटिश प्रभुत्व के लिए बड़ा खतरा था, क्योंकि यह भारत के बड़े हिस्से पर नियंत्रण रखता था। उत्तराधिकार का भी विवाद था। मराठा पेशवा माधव राव प्रथम की मृत्यु 1772 के बाद उनके भाई नारायण राव पेशवा बने, लेकिन उनके चाचा रघुनाथ राव ने उनकी हत्या कर दी। आपसी ये संघर्ष मैंने आपको समझाया कि मराठा जो बड़े बड़े विजेता थे, चाहे छत्रपति शिवाजी महाराज हो, आपने बाजीराव प्रथम का नाम सुना होगा, विश्वास राव का नाम सुना होगा, जितने भी बड़े बड़े थे ना, वो सब ज़्यादा दिनों तक जिए ही नहीं। और आंतरिक संघर्ष इनका इतना ज़्यादा था कि ये आपस में ही लड़ मटे।
गद्दारी इतनी ज़्यादा थी, अपने ही साम्राज्य के खिलाफ में सत्ता के लिए गद्दारी करते थे, जाकर के दूसरे से मिल जाते थे। यहीं पर देखिए क्या है। इसके बाद रघुनाथ राव और नारायण राव की विधवा गंगाबाई के पुत्र सवाई माधवराव के बीच सत्ता का विवाद शुरू हो गया। रघुनाथ राव ने ब्रिटिशों से मदद मांगी, जिसके कारण से पहला एंग्लो मराठा वॉर शुरू हो गया है। पिंडारियों की भी समस्या थी, जिसको आने वाले समय में हम लोग समझेंगे। प्रथम एंग्लो मराठा वॉर 1775 से 1782 के बीच में लड़ा गया है, जिसमें 1761 में पानीपत का तृतीय युद्ध होता है। 1775 में एंग्ल मराठा का पहला युद्ध लड़ा जाता है। यह युद्ध मराठा साम्राज्य के आंतरिक उत्तराधिकार विवादों के कारण से लड़ा गया था। कारण मैंने आपको पहले ही बता दिया है। इसकी शुरुआत सूरत की संधि से मानी जाती है। सूरत की संधि को हम लोग पढ़ेंगे। अभी तक हम लोगों ने युद्ध के पश्चात संधि देखी, लेकिन सूरत की संधि को इसमें युद्ध से पहले हम लोग देखेंगे। रघुनाथ राव ने ब्रिटिश को सॉल्सेट और बेसिन के क्षेत्र, सूरत व भरूच के राजस्व का हिस्सा देने का वादा किया था। रघुनाथ राव जो ब्रिटिश समर्थन से सत्ता पर स्थापित हुआ था। बदले में ब्रिटिशर्स ने रघुनाथ राव को 2500 सैनिकों को मदद देने का वादा किया है। मुख्य घटनाएं: पुरंदर की संधि, ब्रिटिश कलकत्ता परिषद ने सूरत की संधि को खारिज कर दिया। ब्रिटिशर्स का जो कलकत्ता परिषद था, आपको याद होगा कि बम्बई, मद्रास और कलकत्ता 3 परिषद बनाए गए थे, जिसमें से जो कलकत्ता का परिषद था उसने इस संधि को नहीं माना, उसने इसको खारिज कर दिया, बोला कि हम सूरत की संधि को नहीं मान रहे हैं। उसके पश्चात से गवर्नर जनरल वॉरेन हेस्टिंग्स ने कर्नल ऑप्टन को पूना भेजा और यहाँ पर पुरंदर की संधि पर हस्ताक्षर किया गया है। इस संधि के तहत सवाई माधवराव को पेशवा मान लिया गया और रघुनाथ राव को पेंशन दी गई। सॉल्सेट और भरूच का राजस्व ब्रिटिशर्स को दे दिया गया। वडगांव की इसके बाद लड़ाई होती है, जिसके बारे में प्रीलिम एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है कि वडगांव की लड़ाई जो है ये किस युद्ध के दौरान लड़े गए थे। तो प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध के दौरान लड़े गए थे। ब्रिटिशर्स ने पुरंदर की संधि का उल्लंघन किया और रघुनाथ राव को समर्थन देना जारी रखा। नाना फडणवीस ने फ्रांस को पश्चिमी तट पर एक बंदरगाह दिया, जिससे ब्रिटिश नाराज हो गए। उसी के फलस्वरूप ये युद्ध की शुरुआत मानी जाती है। ब्रिटिशर्स ने पूना पर हमला कर दिया, लेकिन मराठा सरदार महादाजी सिंधिया ने बड़गांव में ब्रिटिशर्स को निर्णायक रूप से हरा दिया। यहाँ पर ब्रिटिशर्स को मराठा पहली बार निर्णायक रूप से, यानी कि बहुत बड़े स्तर से हरा देते हैं। ब्रिटिशर्स को वडगांव की संधि पर हस्ताक्षर करने पड़े, जिसमें उन्हें अपनी जीत सी हुई जमीन छोड़नी पड़ी है। तो वडगांव की संधि एक प्रकार से उनके लिए हार की संधि थी, ये भी आपको ध्यान रखना है। जितने अभी तक आपने युद्ध पढ़े, उससे पहला ऐसा युद्ध हुआ जिसमें उनको हार का सामना करना पड़ा और विवश होकर के भारतीय राजा के सामने एक संधि पर भी साइन करना पड़ता है। परिणाम क्या होता है? सालवाई की संधि। इस संधि ने प्रथम एंग्लो मराठा युद्ध को समाप्त कर दिया। सॉल्सेट और भरूच का राजस्व ब्रिटिश को दे दिया गया, लेकिन मराठा संप्रभुता बरकरार रही। दोनों पक्षों ने अगले 20 वर्षों तक शांति बनाए रखने का वादा किया कि अगले 20 वर्षों तक हम लोग कोई युद्ध नहीं लड़ेंगे। रघुनाथ राव को पेंशन दी गई, उसकी पेशवा बनने की दावेदारी समाप्त कर दी गई। यानी कि सालवाई की संधि और जो इससे पहले बड़गांव की संधि मैंने आपको समझाया, वो दोनों संधियां कहीं न कहीं मराठों के पक्ष में झुकी हुई थी। द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध की अब शुरुआत होगी। 1803 से 1805 के बीच में ये लड़ा गया था। यह युद्ध मराठा साम्राज्य के आंतरिक मतभेद और ब्रिटिश हस्तक्षेप के कारण से उत्पन्न हुआ। फिर से वही कारण है, पहले यह मैंने आपको समझाया कि ये 25-20 वर्ष तक शांति बनाए रखने की बात करते हैं, लेकिन क्या ये शांति बना रह पाएगा? बिल्कुल भी नहीं। थोड़े ही दिनों में फिर से युद्ध की शुरुआत हो जाएगी। 1795 में पेशवा माधवराव नारायण राव की आत्महत्या के बाद बाजीराव द्वितीय पेशवा बने। नाना फडणवीस जो बाजीराव द्वितीय कट्टर विरोधी थे, मुख्यमंत्री बने रहे। यानी कि मंत्री जो है वो विरोधी है और पेशवा जो है वो कोई और है। पेशवा और मंत्री के बीच में ही नहीं बन रहा है किस प्रकार का मराठा साम्राज्य होगा। 1800 ईस्वी में नाना फडणवीस की मृत्यु से मराठा एकता को कमजोर कर दिया गया। 1801 में बाजीराव द्वितीय ने यशवंतराव होलकर के भाई विठू जी की हत्या कर दी, जिससे के जवाब में यशवंतराव ने बाजीराव और सिंधिया के संयुक्त सेना को हदपसर की लड़ाई में हराया और उसके पश्चात से माना जाता है इस युद्ध की शुरुआत हो जाती है। बसीन की संधि पर साइन किया जाता है 1802 ईस्वी में। बाजीराव द्वितीय ने ब्रिटिश संरक्षण स्वीकार कर लिया। अभी मैंने आपको समझाया कि बाजीराव द्वितीय शासन बनता है, मंत्री उसकी भी नहीं सुन रहा था। बाजीराव द्वितीय जो है अब वो ब्रिटिश संरक्षण को स्वीकार कर लेगा। इसमें होता क्या है, पेशवा को ब्रिटिश संरक्षण में रहना है, हम आपकी सुरक्षा करेंगे, आप कुछ ही मत कीजिए, मस्त अपना जीवन एंजॉय कीजिए। इस प्रकार का मराठा क्षेत्र में ब्रिटिश सेना तैनात की गई। पेशवा को बिना ब्रिटिश अनुमति किसी अन्य शक्ति के साथ संधि करने से रोक दिया गया कि आप अगर कोई संधि ट्रीटी साइन करते हैं तो बिना हमसे पूछे आप नहीं करेंगे।
इसी को तो गुलामी कही जाती है, यानी कि उनकी संप्रभुता जो पहले आंग्ल और मराठा वॉर के बाद भी बनी हुई थी, वो सेकेंड आंग्ल मराठा वॉर के पहले ख़त्म हो जाती है बसीन की संधि के द्वारा। अन्य जो मराठा सरदार थे उन्होंने इस संधि को नहीं माना। उन्होंने माना कि ये उनकी संप्रभुता का उल्लंघन है, जिसमें सिंधिया और भोसले जैसे लोग हैं। इन्होंने फिर इनके खिलाफ युद्ध की घोषणा कर दी। मुख्य घटनाएं क्या क्या हुई? अस्साए की लड़ाई माना जाता है, बैटल ऑफ अस्साए 1803 ईस्वी में लड़ी जाती है। ब्रिटिश कमांडर आर्थर वेलेजली का नाम आपने सुना होगा। बाद में ड्यूक ऑफ वेलिंगटन ने सिंधिया की सेना को हराया। यह ब्रिटिश के लिए एक महत्वपूर्ण जीत मानी जाती है, क्योंकि सिंधिया मेजर पावर था मराठा साम्राज्य में। लासवारी की लड़ाई मानी जाती है। ब्रिटिश जनरल जेरार्ड लेक ने मराठा सेना को हराया। इस हार ने मराठा क्षेत्र जैसे दिल्ली, दोआब और गुजरात, मध्य भारत के कुछ हिस्सों पर कब्जा कर लिया। दोआब यानी कि गंगा और यमुना के बीच का जो मैदानी भाग था, उस पर भी मराठाओं का कब्जा जो है वो हट जाता है। होलकर की भागीदारी, यशवंतराव होलकर ने बाद में युद्ध भाग लिया, लेकिन वह भी हार जाते हैं और इसके बाद से सेकेंड एंग्लो मराठा वॉर जो है ये ख़त्म हो जाता है। राजपुर घाट की संधि साइन होती है 1805 ईस्वी में। राजपुर घाट की संधि साइन होती है, कृपया इसको जरूर ध्यान में रखें। इस संधि ने द्वितीय एंग्लो मराठा युद्ध को समाप्त कर दिया। मराठा साम्राज्य की शक्ति प्रभाव में भारी कमी आती है। आपको अभी मैंने समझाया, उनकी जो संप्रभुता थी वो भी अब छीन हो जाती है। तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध जो 1817 से 1818 के बीच में लड़ा जाता है। जब मैंने आपको इससे पहले के वीडियो में गवर्नर जनरल, गवर्नर और वाइसराय पढ़ाया था, उस दौरान मैंने आपको ये सब बताया था कि किसके दौरान कौन से युद्ध लड़े गए हैं। कृपया करके दोनों वीडियो को कंबाइंड करके आप पढ़िएगा, दोनों को कंबाइंड करके पढ़िएगा, जिससे आपके दिमाग में पूरा का पूरा एक पिक्चर बन सके कि कौन सा गवर्नर जनरल, क्या कारण, क्या परिणाम रहे, कौन से युद्ध लड़े गए, और सभी युद्धों को एक सीक्वेंस में भी लगा सकें आप। यह युद्ध मराठा साम्राज्य की स्वतंत्रता को पुनः प्राप्त करने की कोशिश थी, तृतीय आंग्ल मराठा वॉर जिसको कहा जाता है। इसे पिंडारी युद्ध भी कहा जाता है। बसीन की संधि और द्वितीय युद्ध के बाद मराठा सरदार ब्रिटेन के अधीन हो गए। पेशवा बाजीराव द्वितीय, होलकर और भोसले अपनी पुरानी स्थिति वापस पाना चाहते थे। जो आपने सुना होगा कि महार युद्ध का नाम सुना होगा आपने, कि एससी वर्ग महाराष्ट्र के इलाकों के होते थे, जो मुख्य रूप से माने जाते दबे कुचले थे, उनका बहुत शोषण होता था मराठा साम्राज्य में। तो उन्होंने इस साम्राज्य में अंग्रेज़ों का साथ दिया था। आप जो सुनते होंगे महार युद्ध का 100वीं वर्षगांठ मनाई गई है महाराष्ट्र के किसी इलाके में 2018 ईस्वी में मनाया गया था, 200वीं वर्षगांठ मनाई गई थी शायद। तो ये जो आप सुनते होंगे कि ये एससीओं के लिए, डॉक्टर अम्बेडकर ने बोला कि एससी वर्ग के लिए बहुत ही बड़ा चीज़ था ये कि हमने युद्ध में मराठा साम्राज्य को हराया था, तो वो इसी युद्ध का है, तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध का ही है। लेकिन ये अंग्रेज़ों के साथ मिलकर लड़ रहे थे और मराठा साम्राज्य को हराने में उनका भी योगदान माना जाता है। ब्रिटिश ने मराठों पर पिंडारियों को शरण देने का आरोप लगाया। पिंडारी मराठा सेना के भारे के सैनिक थे, जो मराठा साम्राज्य को कमज़ोर होने पर लूटपाट करने लग गए थे। गवर्नर जनरल लॉर्ड हेस्टिंग्स ने पिंडारियों की दबानी और मराठा शक्ति को पूरी तरह से ख़त्म करने का फैसला इसी के दौरान लिया था, और हेस्टिंग्स को ये क्रेडिट दिया जाता है पिंडारियों के दमन का। पिंडारी दरअसल में किराए के सैनिक होते थे, छोटा छोटा गुटर होता था, दल होता था, जो लड़ते थे मराठियों की ओर से, मराठा साम्राज्य की ओर से। लेकिन जब मराठा साम्राज्य कमज़ोर हुआ, उन्होंने युद्ध लड़ने कम किए, तो उनकी जो आजीविका थी, उनका जो कारोबार चलता था, कहाँ से चलता था भाई, लूट के माल से चलता था, वो सब के सब खत्म हो गए धीरे धीरे करके। इसलिए उन्होंने लूटपाट करना शुरू कर दिया। उनका भी दमन हेस्टिंग्स के द्वारा ही किया गया है। घटनाएं कौन कौन सी है? पिंडारी दमन 1817 के अंत तक ब्रिटिशर्स ने पिंडारियों को चंबल नदी के पार खदेड़ दिया और उनकी टुकड़ियों को नष्ट कर दिया गया। पिंडारी नेता करीम खान और अमीर खान ने ब्रिटिश सामने आत्मसमर्पण कर दिया, जबकि चीतू खान जंगल में भाग गया और वहीं पर उसको मृत्यु प्राप्त हुई थी। खरकी और कोरेगांव की लड़ाई हुई है इसमें 1817 से 1818। यही वो कोरेगांव की लड़ाई आपने सुना होगा, जो विवादों में रहता है कई बार। बाजीराव द्वितीय ने पूना में ब्रिटिश रेजिडेंट पर हमला किया। खरकी और कोरेगांव की लड़ाई में पेशवा की सेना हार गई और इसमें महारों का बड़ा योगदान माना जाता है। महार सैनिक भारत के ही लोग थे जो भारतीयों के खिलाफ ही लड़ रहे थे और ये इसमें हार गए थे पेशवा। महिदपुर की लड़ाई, होलकर की सेना को ब्रिटिशर्स ने महिदपुर में हरा दिया था। आउटकम क्या निकला इसका? तो मुख्य संधियां जैसे पूना की संधि साइन की गई और ग्वालियर की संधि साइन की गई। कृपया इसको ध्यान में रखें, ये सवाल पूछा गया है कितनी बार प्रीलिम एग्जाम में कि पूना की संधि बाजीराव द्वितीय ने हार मान ली,
ग्वालियर की संधि, दौलत राव सिंधिया ने ब्रिटिशर्स के साथ संधि की और राजस्थान को ब्रिटिश को सौंप दिया गया। खास तौर से जो राजस्थान और ग्वालियर के बीच में लगने वाला इलाका था राजस्थान, और दरअसल में सिंधिया के जहाँ तक राज्य फैला हुआ था राजस्थान के पूर्वी भाग में, वो भाग सौंपे गए थे। मंदसौर की स्थिति होलकर को हराने के बाद यह संधि हुई थी। पेशवा का अंत हो जाता है, पेशवा का अंत कर दिया जाता है, इस पद का ही अंत कर दिया जाता है। बाजीराव द्वितीय को अपदस्थ कर उन्हें बिठूर में पेंशन दी गई। उनके दत्तक पुत्र नाना साहेब को 1857 के विद्रोह के नेता बने। पेशवा शासन समाप्त हो गया। उनका क्षेत्र बॉम्बे प्रेसिडेंसी का हिस्सा बना दिया गया। यानी कि 3 मराठा युद्ध के पश्चात से अब मराठा साम्राज्य भी खत्म हो चुका है। परिणाम क्या रहा? तो भारत की सबसे बड़ी शक्ति मराठा जो थे वो ख़त्म हो गए और ब्रिटिश साम्राज्य का हिस्सा बना दिए गए। एंग्लो मैसूर वॉर, देखिए भारत में बड़ी बड़ी शक्तियाँ, हैदराबाद पहले ही निपट चुका है, मैसूर उसको अब निपटाया जाएगा, मराठा जो अब निपट चुके हैं 3 युद्ध के पश्चात से। इसी बीच में एक और युद्ध चल रहा था मैसूर के साथ में। एक चौथी बड़ी शक्ति है जो उत्तर भारत में भी महफूज बैठी हुई है, क्योंकि वहाँ पर बहुत ही लोकप्रिय शासक हैं रणजीत सिंह जी जो शासन कर रहे हैं। अभी उनका ध्यान नहीं जा रहा है कि देश के अलग अलग हिस्सों में अंग्रेज़ जो हैं वो अलग अलग शासन को निपटा रहे हैं। यही होता है जब आप दूरदर्शी कम होते हैं। आपको पता होना चाहिए कि आपके इर्द गिर्द जो चीज़ें आज घटित हो रही हैं कल को वो आपके ऊपर भी आ सकता है। लेकिन उन्होंने ध्यान नहीं दिया, अपने शासन में रहे। उनको लगा कि अंग्रेज़ हमारे लिए कभी खतरा नहीं बन पाएंगे। अंग्रेज़ जैसे ही फ्री होते हैं नीचे से लड़के, वैसे ही सबसे पहले निपटाते हैं सिख साम्राज्य को। रणजीत सिंह जब तक शासन करता रहते हैं तब तक तो कुछ नहीं करते हैं, क्योंकि उनको पता होता है कि हम हार जाएंगे इस युद्ध में। लेकिन जैसे ही वो शासक पद से हटते हैं उनकी मृत्यु होती है। कुछ दिनों के पश्चात से ही सिख साम्राज्य जो है वो ब्रिटिशर्स के कब्जा में आ जाता है। तो ज़रा ध्यान से देखेंगे किस प्रकार से एक एक करके ये सारे लड़ रहे हैं। ज़रा सोचिए, एक बार इमेजिन कीजिए कि अगर आंग्ल मतलब कि मराठा, हैदराबाद और जो मैसूर है, ये तीनों अगर मिल जाते तो फिर क्या होता? तो फिर भारत का इतिहास किस प्रकार से लिखा जाता? इन तीनों ने मिलने की भी कोशिश की, लेकिन अंग्रेज़ों ने इनको मिलने ही नहीं दिया। अगर ये मिल जाते तो पुराने हथियार ही क्यों ना हो, पुरानी युद्ध प्रणालियाँ ही क्यों ना हो, लेकिन इतने बड़े स्तर पर होता युद्ध कि वो हार सकते थे, एक बार को हार सकते थे। लेकिन ऐसा हुआ ही नहीं। सब अलग अलग लड़ रहे हैं और अलग अलग निपट रहे हैं। 1767 से 1799 के बीच ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी और मैसूर साम्राज्य के बीच में दक्षिण भारत में लड़े गए सैन्य संघर्षों की एक श्रृंखला है, जिसको क्या कहा जाता है? जिसको कहा जाता है आंग्ल मैसूर युद्ध कहा जाता है। पृष्ठभूमि क्या है? विजयनगर साम्राज्य का पतन 1565 में होता है। उसके पश्चात मैसूर साम्राज्य का उदय होता है 18वीं सदी के उत्तरार्ध में। मैसूर ने हैदर अली और टीपू सुल्तान ने नेतृत्व प्रदान किया था। हैदर अली, उसके पश्चात से टीपू सुल्तान का यहाँ पर साम्राज्य था। हैदर अली 1761 में वोडेयार राजा को दरकिनार कर वास्तविक शासन सत्ता हासिल कर ली थी। वाडियार जो राजा था उसको हटा करके ये वास्तविक शासक बन गया था। कौन? तो हैदर अली। वास्तविक शासक वह व्यक्ति जो औपचारिक रूप से शासक हो। देखिए, इसमें वास्तविक शासक इसलिए उसको कहा जा रहा है क्योंकि उससे पहले जो वाडियार वंश का शासक था वो बहुत ही कमज़ोर होता है और हैदर अली बहुत ही मजबूत सैन्य कमांडर था। इसी के हाथों में सारी की सारी शासन सत्ता आ जाती है। अगला क्या है? ब्रिटिश की चिंताएं। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को मैसूर से खतरा महसूस हुआ क्योंकि मैसूर की फ्रांसीसियों से निकटता थी। हैदर अली और टीपू सुल्तान ने मालाबार तट के आकर्षक व्यापार पर नियंत्रण रखा हुआ था, जो ब्रिटिश व्यापारिक हितों के लिए बहुत ही बड़ा खतरा था। यानी कि ये इनके पास में इतनी शक्तियाँ थी, आर्थिक रूप से भी और सैन्य रूप से भी, कि ये चैलेंज हो रहे थे। चैलेंज कर रहे थे किसको? ब्रिटिश साम्राज्य को चैलेंज कर रहे थे। मैसूर की मद्रास से निकटता, जो ब्रिटिश का एक प्रमुख गढ़ था। मालाबार तट दक्षिण पश्चिम भारत का तटीय क्षेत्र जो मसालों और व्यापार के लिए प्रसिद्ध था। प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध 1767 से 1769 के बीच में लड़ा जाता है। कृपया इसको ज़रूर ही ध्यान में रखें। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। कितने ही बार सीक्वेंस लगाने के लिए बोला गया है। यह युद्ध तब शुरू हुआ जब हैदर अली ने ब्रिटिश विस्तार को चुनौती दी। ब्रिटिशर्स ने बंगाल में अपनी त्वरित सफलता के बाद अपनी सैन्य शक्ति पर भरोसा किया और 1766 में ब्रिटिश ने हैदराबाद के निज़ाम के साथ एक संधि की, जिसमें उन्होंने उत्तरी सरकार प्राप्त करने के बदले निज़ाम को हैदर अली से सुरक्षा देने का वादा किया था। अभी मैंने आपको समझाया था कि हैदराबाद के निज़ाम ने उत्तरी सरकार का तट किसको दे दिया? तो ब्रिटिशर्स को दे दिया था, लेकिन उसके बदले उसने बोला कि हमें आप हैदर अली से सुरक्षित करोगे।
हैदर अली पहले ही आरकोट के नवाब और मराठों के साथ क्षेत्रीय विवाद में उलझा हुआ था। मुख्य घटनाएं कौन कौन सी हुई इसके दौरान? ब्रिटिश निजाम और मराठों ने हैदर अली के खिलाफ एक गठबंधन बनाया। ब्रिटिश निजाम हैदराबाद का और मराठों ने मिलकर के, इन तीनों ने मिलकर के हैदर अली के खिलाफ एक संगठन बनाया कि हम तीनों मिलकर के हैदर अली से लड़ेंगे। हैदर अली ने कूटनीति का सहारा लिया। उन्होंने मराठों को भुगतान करके अलग कर दिया। पहले उसने बोला कि मराठों के भाई अलग हो जाओ। निजाम को जीते गए क्षेत्र में हिस्सा देने का वादा करके अपनी ओर मिला लिया। यानी कि हैदर अली शानदार कूटनीति का प्रयोग किया उसने। हैदर अली की रणनीति थी, हैदर अली ने अचानक मद्रास के द्वार तक पहुंचकर ब्रिटिशर्स को डरा दिया, जिससे मद्रास में हड़कंप मच गया था। 18 महीने तक चले इस युद्ध में कोई निर्णायक परिणाम निकल ही नहीं पाया। लेकिन हैदर अली भी हारा नहीं, ना तो वो हारा ना तो ब्रिटिशर्स हारे। कोई भी परिणाम नहीं निकला। लेकिन एक चीज़ तो स्थापित हो गया कि हैदर अली के खिलाफ जो गठबंधन बनाया जा रहा था उसको उसने कूटनीति की बदौलत कमज़ोर कर दिया है। परिणाम क्या निकला? इसके पश्चात से मद्रास की संधि 1769 ईस्वी में साइन किया जाता है। वेरी 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 इंपॉर्टेंट, ज़रूर ध्यान रखिएगा। 1769 में मद्रास की संधि साइन की जाती है, जिसके बारे में प्रीलिम एग्जाम में पूछा जा चुका है ऑलरेडी। इस संधि से युद्ध को समाप्त कर दिया गया। दोनों पक्ष एक दूसरे के जीते हुए क्षेत्र को वापस कर दिया। कैदियों को अदला बदली हो गई। यह संधि एक रचनात्मक संधि है जिसमें दोनों पक्ष ने दूसरे की मदद करने का वादा किया है। द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध 1780 से 1784 के बीच में लड़ा जाता है। 1780 से 1784 के बीच में लड़ा जाता है। 1769 में पहला युद्ध खत्म होता है। दूसरा 1780 से 1784 के बीच में लड़ा जाता है, लगभग में 11 वर्षों के पश्चात। क्यों लड़ा जाएगा? क्योंकि पिछली जो संधि हुई है, अब आरोप लगेगा कि भाई संधि का पालन नहीं कर रहे हो, बस युद्ध शुरू। यह युद्ध तब शुरू हुआ जब हैदर अली ने ब्रिटिश पर मद्रास की संधि का उल्लंघन करने का आरोप लगाया। 1771 में जब मराठों ने मैसूर पर हमला किया तो ब्रिटिश ने हैदर अली की मदद नहीं की, जो संधि के खिलाफ था। हैदर अली ने फ्रांसीसियों को समर्थन प्राप्त किया और ब्रिटिश के खिलाफ एक बड़ा गठबंधन बना लिया। ब्रिटिश ने माहे, जो एक फ्रांसीसी बंदरगाह था, हैदर अली की सुरक्षा में था, पर हमला कर दिया, जिससे तनाव बढ़ जाता है और इसी के पश्चात से ये युद्ध की शुरुआत मानी जाती है। हैदर अली मराठा और हैदराबाद के निजाम के साथ में गठबंधन कर लिया, जिसको उसने पहले अलग अलग किया हुआ था। अब वो बोलता एक हो जाओ और एक होकर के हमला करते हैं। इस गठबंधन ने कर्नाटक पर हमला किया और आरकोट पर कब्जा कर लिया। हैदर ने कई मौक़ों पर ब्रिटिश सेना को हराया, जिसमें कर्नल बेरी की हार सबसे प्रमुख हार मानी जाती है। ब्रिटिशर्स का क्या जवाब था? तब उसके सबसे बढ़िया जो कमांडर हैं सर आयर कूट ने गठबंधन को तोड़ने की कोशिश की और मराठों और हैदराबाद के निजाम को हैदर अली से अलग कर दिया। मैंने आपको पहले ही समझाया ये तीनों मिलकर के लड़ने का प्रयास करते हैं, लेकिन आयर कूट जो है वो अपनी कूटनीति की बदौलत इन तीनों को फिर से अलग अलग कर देगा, क्योंकि उसको पता है कि अगर ये तीन से हम लड़ेंगे तो कभी भी नहीं जीत सकते हैं, क्योंकि तीनों बहुत बड़ी शक्तियाँ हैं। 1781 में पोर्टे नोवे की लड़ाई, जो बहुत बार पूछा गया प्रीलिम एग्जाम में, यूपीएससी, बीपीएससी सभी में पूछा गया है कि पोर्टे नोवे की लड़ाई में ब्रिटिश ने हैदर को हराया। हैदर अली यहाँ पर हार जाता है क्योंकि वो अकेला लड़ता है इनसे। हैदर ने बाद में ब्रिटिश कमांडर ब्रेथवेट को हरा करके जवाबी कार्रवाई भी की है। ब्रिटिश कमांडर ब्रेथवेट है जिसको हैदर अली क्या करता है, हरा देता है। हैदर की मृत्यु हो जाती है। 1782 में हैदर अली की कैंसर से मृत्यु हो गई। फिर उसके पश्चात से टीपू सुल्तान इस युद्ध को जारी रखता है और मैंगलोर की संधि साइन की जाती है। पहली संधि मद्रास की संधि, दूसरी संधि मैंगलोर की संधि। याद कैसे करें? आंग्ल मैसूर मद्रास यहाँ पर है, पहला संधि इस तट पर, मैंगलोर ठीक अपोजिट है, तो दूसरा संधि इस तट पर किया जाता है। मैंगलोर और मद्रास की संधि साइन किए जाते हैं। मैंगलोर की संधि 1784 ईस्वी में साइन किया जाता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। दोनों पक्षों ने दूसरे के क्षेत्रों और कैदियों को वापस कर दिया। यह संधि और निर्णायक थी, लेकिन इसने टीपू सुल्तान की प्रतिष्ठा को बढ़ाया, क्योंकि ब्रिटिशर्स उन्हें पूरी तरह हरा नहीं पाए थे। यानी कि पहला युद्ध जो था वो भी और निर्णायक रहा, दूसरा युद्ध जो था वो भी और निर्णायक रहा। एक में हैदर अली हारा, दूसरे में उसने हरा भी दिया, लेकिन दूसरे में अकेले लड़ा वो। और उसके पश्चात से एक और निर्णायक संधि साइन की जाती है, मैंगलोर की संधि, जिसका नाम है। अब तृतीय आंग्ल मैसूर वॉर होगा। मैंगलोर की संधि ने ब्रिटिश और टीपू सुल्तान के बीच शांति स्थापित नहीं की। उन्होंने सोचा कि शांति स्थापित हो जाएगी, लेकिन नहीं हो पाई, क्योंकि ब्रिटिशर्स का असली मकसद क्या है? मकसद है निपटाना मैसूर को,
क्योंकि वो इनके लिए खतरा बन रहा था, इनके अंतर्गत शामिल नहीं हो रहा था वो। हैदर अली जो था और जो टीपू सुल्तान था उसने बोला था कि हम आपकी गुलामी को स्वीकार नहीं कर सकते हैं। मैंगलोर की संधि ब्रिटिश और टीपू सुल्तान के बीच संधि स्थापित नहीं की। दोनों दक्कन में अपनी राजनीतिक प्रभुत्व स्थापित करना चाहते थे। टीपू सुल्तान ने 1790 में त्रावणकोर पर हमला कर दिया। ये कहाँ पर है? वर्तमान में केरल के इलाकों में है, जो ब्रिटिश का एक मित्र राज्य फ्रेंडली स्टेट था त्रावणकोर। भारत में भी मिलाने के लिए इसको बड़ा संघर्ष करना पड़ा था सरदार पटेल को, त्रावणकोर को। तो त्रावणकोर जो है ये केरल में है। इस पर किसने हमला कर दिया? तो हैदर अली, टीपू सुल्तान ने हमला कर दिया। जो ब्रिटिशर्स का एलाई था, उनका दोस्त था, इस पर हमला कर दिया गया। त्रावणकोर से ने डच जलकोट व कन्नौर खरीदे थे, जो कोचीन राज्य का हिस्सा थे। टीपू ने कोचीन को अपना अधीनस्थ माना और त्रावणकोर के इस कदम को अपनी संप्रभुता पर हमला माना था। इसी कारण से उसने हमला कर दिया था। ब्रिटिश गठबंधन, ब्रिटिश ने त्रावणकोर का समर्थन किया। टीपू के खिलाफ एक त्रिगुट गठबंधन बनाया जिसमें ब्रिटिश, मराठा और हैदराबाद के निजाम तीनों शामिल थे। गवर्नर जनरल लॉर्ड कॉर्नवालिस ने इस गठबंधन का नेतृत्व किया। अब कौन आ जाएगा? कॉर्नवालिस आ जाएगा। चौथे में कौन आ जाएगा? तो वेलजली आ जाएगा। कौन कौन शामिल हैं इसमें? इसमें ब्रिटिश शामिल हैं, मराठा शामिल हैं और हैदराबाद भी शामिल है, और कॉर्नवालिस उनका नेतृत्व कर रहा है। गवर्नर जनरल लॉर्ड कॉर्नवालिस ने इस गठबंधन का नेतृत्व किया। 1790 में टीपू ने शुरू में जनरल मेडीज के ब्रिटिश सेना को हराया, लेकिन जब कॉर्नवालिस ने कमांड संभाली, और इतनी बड़ी सेना है जिसमें सब शामिल हैं, सब होकर के एक के साथ लड़ रहे हैं, तो कॉर्नवालिस ने कमांड संभाली, बेंगलोर पर कब्जा कर लिया। टीपू ने कोयम्बटूर पर कब्जा किया, लेकिन ब्रिटिश मराठा निजाम की संयुक्त सेना ने श्रीरंगपट्टनम की घेराबंदी कर दी और वहाँ पर निर्णायक हार हो जाती है। किसकी? तो वो टीपू सुल्तान की। फिर उसको विवश होकर के श्रीरंगपट्टनम की सर्वनाक संधि साइन करना पड़ता है। इस संधि ने युद्ध को समाप्त किया। टीपू को अपने साम्राज्य का आधा हिस्सा गंवाना पड़ गया। सबसे सर्वनाक संधि मानी जाती है मैसूर के लिए, लेकिन इस संधि के पश्चात भी टीपू सुल्तान ने हार नहीं मानी थी। ब्रिटिशर्स को बरमहल, डिंडीगुल, मालाबार, कोयम्बटूर मिला। मराठों को तुंगभद्रा, देखिए एक राज्य का आधा हिस्सा इन्होंने कब्जाया और आप बांट रहे हो आपस में। इनको नहीं पता मराठों को और हैदराबाद को, कल ये फिर से हमें भी निपटा देंगे। मराठों को तुंगभद्रा और उसकी सहायक नदियों के आसपास के क्षेत्र मिले। निजाम को कृष्णा से पेन्नार तक का क्षेत्र मिल गया। टीपू को 3 करोड़ रुपए का युद्ध हर्जाना भी देना पड़ा, जिसमें से आधा तुरंत देना पड़ा, बाकी राशि गारंटी के लिए उसके 2 बेटों को बंधक के रूप में ब्रिटिश को सौंपना पड़ा। मतलब पैसे की गारंटी के लिए 2 बेटों तक को ब्रिटिशर्स को सौंपना पड़ गया। इस युद्ध ने दक्षिण में टीपू के प्रभुत्वशाली स्थिति को नष्ट कर दिया और ब्रिटिश प्रभुत्व को मजबूत कर दिया, क्योंकि सबसे बड़ी शक्ति को अपने ही देश के अलग अलग साम्राज्य के साथ मिलकर के हराने में सफल हो गया। चतुर्थांगल मैसूर युद्ध, ये बस अंतिम युद्ध माना जाता है, क्योंकि मैसूर बस इसमें प्रयास कर रहा था कि किसी भी तरीके से खोए हुए क्षेत्र को कम से कम वापस ले लें, लेकिन उनको भी पता था कि हम अब कुछ ज़्यादा कर नहीं पाएंगे, क्योंकि उनके पास शक्तियाँ बची नहीं थी। लेकिन फिर भी लड़ता है वो, और लड़ते लड़ते माना जाता है। 1792-1799 तक टीपू ने श्रीरंगपट्टनम की संधि की शर्तों को पूरा किया, अपने बेटों को छुड़ा भी लिया। 1796 में वोडेयार शासक की मृत्यु के बाद टीपू ने नाबालिग उत्तराधिकारी को सिंहासन में बिठाने के बजाय खुद को सुल्तान घोषित कर दिया। टीपू ने फ्रांसीसियों के साथ संबंध बनाए रखा, जिसे ब्रिटिश ने खतरे के रूप में देखा। गवर्नर जनरल लॉर्ड वेलेजली 1798 सहायक संधि प्रणाली शुरू की। टीपू को इसे स्वीकार करने के लिए मजबूर करना चाहा, लेकिन उसने स्वीकार नहीं किया। उसने बोला कि हम अपने साम्राज्य को मिटा सकते हैं, लेकिन हम आपके अंतर्गत शामिल नहीं होंगे। वेलेजली की रणनीति थी, वेलेजली मराठों को त्रिगुट गठबंधन शामिल करने की कोशिश की, लेकिन वो तटस्थ रहे। ब्रिटिश ने हैदराबाद के निजाम के साथ सहायक संधि की, जिसके परिणामस्वरूप हैदराबाद फ्रांसीसी सेना को भंग कर दिया गया है। वेलेजली ने टीपू को पत्र लिख करके बोला कि आप शामिल हो जाओ, लेकिन उसने शामिल नहीं हुई। श्रीरंगपट्टनम की घेराबंदी होती है, युद्ध लड़ी जाती है। युद्ध में मैसूर का हार हो जाता है, टीपू सुल्तान की मृत्यु हो जाती है। और इस युद्ध में जब टीपू की मृत्यु हो जाती है तो मैसूर की हार के पश्चात से कोई संधि नहीं होगा, क्योंकि अब हार गया मैसूर युद्ध हारने के पश्चात से कोई संधि नहीं होगा। खत्म कर देते हैं इस साम्राज्य को। टीपू के हार के बाद उस क्षेत्र को ब्रिटिश और हैदराबाद के निजाम के बीच बांट दिया जाता है। श्रीरंगपट्टनम और मैसूर के मुख्य क्षेत्र को वाडिया राजवंश को बहाल कर दिया जाता है। मैसूर का जो मुख्य इलाका था और श्रीरंगपट्टनम जो था, वो पपेट एक शासक को बिठाते हैं, वाडियार वंश के शासक को, और उसको सौंप देते हैं कि तुम यहाँ पर शासन करो। टीपू सुल्तान और हैदर अली जैसे शासक जो स्वतंत्र रहना चाहते थे, वो ख़त्म कर दिए जाते हैं। इससे क्या हुआ? दक्षिण भारत के तीनों बड़े शासक मैसूर,
हैदराबाद पहले ही शासन शामिल हो चुका है सहायक संधि के द्वारा, वेलाजली की सहायक संधि से, और मराठा अब सारे निपट चुके हैं। अगली बारी है सिखों की, जिनको अब निपटाया जाएगा। सिखों की बारी है अगली। सिख युद्ध कब से कब के बीच में लड़े गए हैं? तो 1845-1849 सिख साम्राज्य ने ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच लड़ाई के 2 अन्य संघर्ष लड़े हैं। कितना कम समय है देखिए, 1845 से 1849, मात्र 4 वर्ष में इतना मजबूत सिख साम्राज्य, जिसकी स्थापना रंजीत सिंह जी ने किया था। रंजीत सिंह जी बहुत बड़े शासक थे, बहुत महान शासक माने जाते हैं, लेकिन ख़त्म हो जाता है। 1839 में रंजीत सिंह जी की मृत्यु होती है। 1849 तक में सिख साम्राज्य का विलय हो जाता है। सिख साम्राज्य का उदय तो हम लोग नहीं पढ़ेंगे, बहुत सारे अलग अलग मिसल हैं, बहुत सारे शासकों का इसमें योगदान है। हम लोग युद्ध के बारे में पढ़ेंगे, क्योंकि युद्ध से सवाल पूछा जाता है प्रीलिम एग्जाम में। प्रथम एंग्लो सिख युद्ध, इसके बारे में पढ़ेंगे। 1845-46 के बीच में लड़ी जाती है। यह युद्ध रंजीत सिंह की मृत्यु के बाद सिख शासन, ब्रिटिश हस्तक्षेप और खालसा सेना की आक्रामकता के कारण हुआ था। खालसा सेना, जिसकी स्थापना गुरु गोविंद सिंह जी ने किया था सिख संप्रदाय की स्थापना के लिए, सिख संप्रदाय की सुरक्षा के लिए, उसकी आक्रामकता और ब्रिटिश हस्तक्षेप के परिणाम स्वरूप ये युद्ध शुरू होता है। सिख सेना और लाहौर दरबार के बीच सत्ता के लिए संघर्ष ने अस्थिरता को बढ़ाया। दरअसल में 1839 में रंजीत सिंह जी की मृत्यु हो चुकी है। उनके बाद कोई भी योग्य शासक नहीं आता है, कोई भी योग्य शासक नहीं बन पाता है। ब्रिटिशर्स को लगता है यही सबसे सही समय है, जब सारे अयोग्य शासक और अयोग्य शासनकर्ता हैं पंजाब में, सिख साम्राज्य में, तो क्यों ना इसको मिला लिया जाए, क्योंकि काफ़ी क्षेत्र महत्वपूर्ण था उनके लिए, क्योंकि रूसी साम्राज्य जो है वो धीरे धीरे करके अफगानिस्तान तक अपना विस्तार कर रही थी। सिख सेना लाहौर दरबार के बीच में सत्ता का संघर्ष होता है। ब्रिटिश ने 1841 में ग्वालियर, 1843 में सिंध पर कब्जा करके अपनी विस्तारवादी नीतियां दिखाई, जिससे सिख सेना में अविश्वास बढ़ जाता है। 1845 में सिख सेना ने ब्रिटिश पर हमले की आशंका के बहाने सतलज नदी को पार किया और ब्रिटिश क्षेत्रों पर आक्रमण करना शुरू कर दिया। सिखों ने दावा किया कि वे अकेले अपने क्षेत्र मोरन गांव, जिसका उनका स्वामित्व का विवाद था, की रक्षा कर सकते हैं, लेकिन ब्रिटिश ने इसे शत्रुतापूर्वक माना और युद्ध की घोषणा कर दी। इससे पहले ये था कि सतलज नदी के आप पार नहीं आओगे, आप ऊपर रहो, हम नीचे रहते हैं, दोनों अपने अपने क्षेत्र में सुखी पूर्वक रहते हैं। लेकिन ब्रिटिश उकसावे के कारण से सिख सेना जो है वो सतलज नदी पार करके इस तरफ आ जाती है। ब्रिटिश लोग जो हैं अब मानते हैं कि अब युद्ध की शुरुआत करनी चाहिए। मुदकी की लड़ाई होती है, जिस दिसंबर 1845 में यह युद्ध पहली बार लड़ाई थी। ब्रिटिश सेना ने सिखों के मजबूत प्रतिरोध के बावजूद जीत हासिल की। सिख सेना का नेतृत्व लाल सिंह ने किया, लेकिन उनकी रणनीति कमज़ोर थी। फिरोज शाही की लड़ाई होती दिसंबर 1845 में, एक भयंकर लड़ाई थी जिसे ब्रिटिश सेना ने मुश्किल से जीत हासिल की थी। सिख सेना ने 2 तरफों से ब्रिटिशर्स को घेर लिया था, जिसे ब्रिटिश गवर्नर जनरल सर हेनरी हार्डिंग ने कहा था, एक और ऐसी जीत और हम बर्बाद हो जाएंगे। उन्होंने ये बोला था क्योंकि ये जीत बहुत ही मुश्किल से मिली थी ब्रिटिशर्स को, सारे के सारे लगभग मारे गए थे। अलीवाल की लड़ाई होते 1846, ब्रिटिश जनरल सर हैरी स्मिथ ने सिख सेना को हरा करके लुधियाना पर हमले के खतरे को समाप्त कर दिया था। फिर सोबराओं की लड़ाई होती 1846 में, यह निर्णायक लड़ाई मानी जाती है। ब्रिटिश कमांडर सर ह्यूफ गफ ने सिख सेना को सतलुज नदी के किनारे खदेड़ दिया। सिख सेना को भारी हार का सामना करना पड़ा और उसके पश्चात से लाहौर बिना किसी लड़ाई के ब्रिटिश शासकों के हाथों में आ गई है। लाहौर जो सिख साम्राज्य का सबसे महत्वपूर्ण शहर था, उनकी राजधानी भी थी। लाहौर की संधि होती है, मार्च 1846 ईस्वी में साइन की जाती है। इस संधि ने प्रथम आंग्लो सिख युद्ध को समाप्त किया है। आपसे पूछा जाता है लाहौर की संधि, भैरवल की संधि, ये प्रीलिम एग्जाम में कितने ही बार पूछे गए हैं। सिखों ने जम्मू कश्मीर, जालंधर दोआब और अन्य क्षेत्र ब्रिटिशर्स को सौंप दिए। कौन कौन से क्षेत्र? तो जम्मू कश्मीर, जालंधर दोआब, अन्य क्षेत्र जो हैं ब्रिटिशर्स को सौंप दिए। सिखों को 1.5 करोड़ रुपए का युद्ध का हर्जाना देना था। चूंकि वे पूरी राशि नहीं दे सके, जम्मू और कश्मीर को गुलाब सिंह को 75 लाख रुपए में बेच दिया गया था। सिख सेना की शक्ति को भी सीमित कर दिया गया, यानी कि लाहौर की संधि जो है वो शर्मनाक संधि थी। किनके लिए? सिखों के लिए। दलीप सिंह को शासक, उनकी मां रानी जिंदल को रीजेंट के रूप में मान्यता दी गई। दलीप सिंह का नाम आपने सुना होगा, दलीप सिंह का नाम तो सुना ही होगा। भैरवल की संधि साइन होती दिसंबर 1846 ईस्वी में। रानी जिंदल को रीजेंट के पद से हटा दिया गया। पंजाब के लिए एक रीजेंस परिषद बनाई गई जिसमें 8 सिख सरदार शामिल थे। इसकी अध्यक्षता हेनरी लॉरेंस ने की थी और यही अब पंजाब का शासन सत्ता चला रहे थे। फिर सेकेंड एंग्लो सिख वॉर होता है 1848-1849।
इसके पश्चात से सिख साम्राज्य का भी एंड हो जाता है और अपना वीडियो का भी एंड इस युद्ध के साथ में हो जाएगा। लाहौर की संधि ने सिख साम्राज्य को कमजोर कर दिया, जिससे सिख सरदार और खालसा सेना में असंतोष बढ़ गया है। खालसा सेना जब भी आए तो समझ जाइए कि सेना की बात हो रही, धार्मिक सेना की बात हो रही है। सिख जो है वो अपनी हार का बदला लेना चाहते थे, लेकिन ऐसा हो नहीं पा रहा था। रानी जिंदल को लाहौर से निर्वासित कर बनारस भेज दिया गया, जिससे सिखों में और गुस्सा भड़क गया कि हमारी जो रानी है जिंदल, उसको आपने कैसे बनारस भेज दिया है। तात्कालिक कारण क्या था? तो मुल्तान की गवर्नर दीवान मूलराज ने ब्रिटिशर्स के बड़े कार्यों का विरोध किया था। ब्रिटिश ने मूलराज को हरा करके सरदार खान सिंह को नया गवर्नर बना दिया, जिससे और भी ज़्यादा भड़क गए और रामनगर की लड़ाई 1848 ईस्वी में शुरू हो जाती है। सिख सेना ब्रिटिश सेना के खिलाफ मजबूत प्रतिरोध दिखाया और निर्णायक रहा युद्ध। दूसरा लड़ाई जो चिलियावाला की युद्ध होता है, इसमें सिख सेना ने शुरुआत बढ़त बनाई, लेकिन ब्रिटिशर्स ने अपनी स्थिति बरकरार रखी है। चिलियावाला के युद्ध के बारे में बीपीएससी एग्जाम में पूछा जा चुका है। गुजरात की लड़ाई फरवरी 1849 में लड़ी जाती है। निर्णायक लड़ाई थी जिसने सिख साम्राज्य की नियति तय कर दी। ब्रिटिश ने सिख सेना को पूरी तरह से हरा दिया और आत्मसमर्पण करना पड़ गया। सबसे शर्मनाक समर्पण करना पड़ गया। 1849 ईस्वी में उनको आत्मसमर्पण करना पड़ गया और इसके पश्चात से युद्ध जो है ये ख़त्म हो जाती है। पंजाब का विलय कर दिया जाता है। फिर डलहौजी आएगा। 2 अप्रैल 1849 को पंजाब का विलय कर दिया जाता है ब्रिटिश साम्राज्य में। आपने ये सोच पढ़ा भी होगा, पूछा भी गया एग्जामिनेशन में कि पंजाब का विलय किस गवर्नर जनरल के द्वारा किया गया, तो डलहौजी के द्वारा किया जाता है। पंजाब बाद में उत्तर पश्चिम सीमा प्रांत ब्रिटिश साम्राज्य का हिस्सा बन गया। दलीप सिंह और रानी जिंदल, दलीप सिंह को अपदस्थ कर दिया गया, उन्हें पेंशन दी गई, लंदन भेज दिया जाता है। रानी जिंदल को निर्वासन में रखा गया और कोहिनूर हीरा, प्रसिद्ध कोहिनूर हीरा जो रंजीत सिंह के पास था, ब्रिटिश हाथों में चली जाती है। रंजीत सिंह जी ने इसे पुरी के जगन्नाथ मंदिर को देने की इच्छा जताई थी, लेकिन नहीं दिया जाता है। अब ये ब्रिटिशर्स के हाथों में चली जाती है और कोहिनूर हीरा जिनके हाथों में जाती है वो उनका शासन साम्राज्य ज़्यादा दिनों तक चल नहीं पाता है और ब्रिटिशर्स के हाथों में गई और भारत उनका सूर्यास्त 1849 में यहाँ पर पंजाब का विलय होता है। 1857 के युद्ध के पश्चात से उनका सूर्यास्त शुरू हो जाता है। ठीक है, आज का वीडियो यहीं पर एंड करते हैं। काफ़ी लंबा वीडियो था, 52 मिनट का वीडियो है, क्योंकि पढ़ाना था, डिटेल में कंटेंट देना था, इसीलिए इतना लंबा वीडियो है। इसको ज़रूर ध्यान से पढ़ लीजिएगा, एक बार और पढ़ लीजिएगा। और जो नेक्स्ट वीडियो होगा उसमें हम लोग युद्ध के पश्चात से अलग अलग संगठन, अलग अलग विद्रोह, इसके बारे में भी पढ़ेंगे। ये 15 जून से शुरू है, कल से ही शुरू है। आज तो 14 हो ही गया है, 15 से ही शुरू है। जुड़िएगा, अगर आपको जुड़ना हो तो काफ़ी सही रहेगा आपके लिए। थैंक यू सो मच आप सभी का वीडियो देखने के लिए।